Yes, so a very, very good morning, dear students. Let's finish today salary का chapter. Let's do some KYC questions जो हमारे बचे हुए हैं आज हम वो करके लेंगे, ठीक है? हाँ, ओके, चलो। तो ये है आपके KYC के क्वेश्चंस. KYC इज नो योर कॉन्सेप्ट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जैसे ही हमने अभी थ्योरी कर लिए, अभी KYC कर लो, तो जो बड़े क्वेश्चंस है उसके लिए आप रेडी. ओके, हाँ, चलो. आर यू ऑल रेडी? एक कैलकुलेटर बाहर निकालो, मुझे फटाफट आंसर्स चाहिए. हाँ, KYC के लिए आपके कैलसीज आपके पास रखो और फटाफट चकाचक टकाटक आंसर्स चाहिए मुझे. चला लवकर. एक मिनट, आवाज गई तो नहीं, देख लूं. हाँ, है आवाज. चलो करे बेटा. चला, नो योर कॉन्सेप्ट्स. KYC सैलरी का चल रहा है. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF, ध्यान दीजिएगा. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF इज 31,200. इट इज 12.5%. ओके, तो कितना है ये इंटरेस्ट? 12.5%. So taxable perquisite is, so what is a taxable perquisite? So you must know interest credited to RPF is exempt up to 9.5%. yes, so agar 31,200 is the interest that you got when the interest rate was 12.5%, तो 9.5% के लिए कितनी? करेक्ट. सो इस तरह से आपको वर्किंग करना है. सो क्रॉस चेक कीजिए. 31,200 के लिए फटाफट कर लीजिए गाइस. दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज आपका खत्म ही हो जाएगा ना फिर सैलरी. चला लोग कर करा. यस यार, मैं कैलसी रखूं क्या? तुम फटाफट बोलो तो. 10 सेकंड का लैग होता है तुम्हारे और मेरे इसमें ना, यूट्यूब में भी. या सो गुंजन ने बोल दिया 23,712 इज एग्जम्प्ट. यस, सो वी विल से इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF. अपन कैसे बोलते पता है क्या तुमको? या इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF in a column 31,200 less exempt. yes, फटाफट करना है. अप टू 9.5%. तो जो एग्जम्प्ट है वो आ रहा है 23,712. ये क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको मैं अपना गाउठी मेथड बोलती हूँ. इट वर्क्स एवरी टाइम. यस, इट्स लाइक अ रामबाण मेथड. सब जगह आपको काम आएगा. So taxable perquisite is 7488. Can ma'am we calculate 3% and do it? I have no problem. ऐसा calculations करो या ऐसा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आ गया सबको, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है. सो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF. कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड का डेट दिया जाता है बेटा. ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता RPF का. किसी भी डेट को ये इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाए, किसी भी डेट को ये इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाए, होता तो पूरे साल का ही है. होता तो पूरे साल का ही है. साल में एक बार मिलेगा और पूरे साल का मिलेगा. किसी भी एक दिन पे मिलने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, सो एग्जाम्प्ट अप टू 9.5, 7488 वुड बी टैक्सेबल. नेक्स्ट, एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन. यहाँ पे एक एक्सीडेंट स्पॉट होता है बच्चों का. Education allowance for 3 children, 65 rupees per month per child. Actual expenditure of Mr. Kumar is 3,500. Correct? Yes. So education allowance for 3 children. अब कैसे होता है? Allowance received. हाँ, आपको मिला 3 बच्चों के लिए, लेकिन एग्जाम्शन कैलकुलेट करना है 2 के लिए. Education allowance received. Yes. So how much is the allowance received? 65 into 3 into 12 months. Yeah. Yes, very good Bharti. It is not dependent on एक्सपेंडिचर. जानबूझ के आप खर्चा देंगे. एजुकेशन अलाउंस अगर आप रामबाण आपको केवायन करना है, केवायन मतलब नो योर नोट्स. यू हैव टू ऑलवेज टर्न योर पेजेस, फाइंड वेयर इट इज इन द नोट्स. ओके, यस. सो एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड. मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर क्यों दिया है? आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. लेस एग्जम्प्ट, हाउ मच इज द एग्जम्पशन, expenditure or allowance received, whichever is lower. Oh my god, how do we do this calculations? Now let us understand how do we do it. हाँ, तो मुझे 65 इंटू 3 इंटू 12 आ गया क्या? मनीष तुम वो बोल रहा है क्या? 65 इंटू 3 इंटू 12 इज इट 2340. थैंक यू. लेस एग्जम्प्ट. ना देखो, एग्जम्प्ट जो होगा अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड, तो आपको मिल 65 रहा है. हाँ, यहाँ गलती होती है यार बच्चों की. 65 मिल रहा है और 100 तक एग्जम्प्ट है, तो अलाउंस रिसीव्ड और अप टू 100 ना.
So 100 is the amount specified. 65 or 100, whichever is lower. Yeah, so exemption will be only 65 into 2 children into 12 months. Yes, so how much is it, and therefore what is the taxable amount? Bester, can you tell me? Exempt 1560, taxable 780. Wow, सुपर्ब, बढ़िया स्पीड है, बढ़िया फ्लो है, आई एम लाइकिंग इट. आगे ऐसी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स को ही कंबाइन करके बड़ा क्वेश्चन बनता है. यस, ऑल राइट. कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल वर्क. बेटा ये ऑफिशियल वर्क के लिए नेम ऑफ द अलाउंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द पर्पस. तो आपको देखना है यार, डिड यू गेट दिस अलाउंस फॉर कम्यूटेशन. कन्वेंस के दो टाइप के अलाउंसेज है, ट्रांसपोर्ट बोलो, कन्वेंस बोलो. एक ऑफिशियल पर्पस के लिए, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए है ना, अयो जो क्या है ना, यस जो ऑफिशियल पर्पस के लिए है ना, दैट विल बी, ऑफिशियल पर्पस के लिए जो होता है दैट विल कम्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंडिचर. और जो ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है ना, वो है ना सिर्फ घर ऑफिस और ऑफिस से घर, ये सिर्फ ब्लाइंड और हैंडीकैप लोगों के लिए है. एग्जैक्टली 3200 के हिसाब से, बिल्कुल सही. अब अगला करेंगे. तो कन्वेंस अलाउंस ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. यस, दिस कम्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी. सो कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड, जो मिला वो आपका पहले इनकम है. गवर्नमेंट बोलते यार इसमें से कुछ एग्जाम्पशन दे दिया. यस, मनीष तूने क्यों तेरा डिलीट कर दिया, अनसेंड कर दिया, करेक्ट आया था ना. लेस एग्जम्प्ट अलाउंस रिसीव 23,000 और 18,500 whichever is lower. So 18,500 बेटा, so taxable होगा 4,500 will be taxable. या मैम हमें कैसे पता चलेगा? आपको पहले 6 कैटेगरीज, you have to learn. You learn the list of 6 allowances in the first category, learn the allowances in the second category. You're sorted बेटा, sorted. कुछ चीज़ें लर्न करके जानी पड़ती है तभी आसान होता है ना. You have to learn a few things, that's okay. कुछ कुछ तो लर्न करना पड़ेगा ना. लॉक कर करा. यस, ये एक्सीडेंट स्पॉट होता है 65 और 100. इससे रिलेटेड एक मेरे कंपाइलर में सैलरी के चैप्टर में एक एमसीक्यू है. मेरे कंपाइलर में चैप्टर वाइज भी एमसीक्यूज है. सैलरी के क्वेश्चन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से रिलेटेड एक अलाउंस है, चैलेंज योर सेल्फ एंड गेट इट राइट. मेरे एमसीक्यू बुक, कंपाइलर बुक जो है मेरा कंपाइलर, उसमें बिल्कुल वो आंसर सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर कम्यूटिंग. देखो आ गया ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस. देखो ऑफिस एंड रेसिडेंस टू ऑफिस, ये अलाउंस है, मिल रहा है तो ये टैक्सेबल है. भाई एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू अ हैंडीकैप्ड और अ ब्लाइंड एम्प्लॉई. यहाँ कुछ नहीं दिया तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ना तो ये खर्चे पे डिपेंडेंट है ना ये किसी चीज़ में डिपेंडेंट है. मैम लेकिन मुझे ऑफिस के लिए, हाँ मनीष बिल्कुल सही, 3000 डिवाइडेड बाय 3 वाला. यस यस मनीष तुमने सही बोला, वही है. टेक इट एज ए चैलेंज एंड सॉल्व कर लीजिए और आपको सही आंसर आया होगा ना. हाँ, और अगर आपको सही आंसर आया होगा ना, क्या स्मेल आ रही है क्या जलने की? एक मिनट, है मुझे स्टूडियो से ऐसा लग रहा है कुछ इलेक्ट्रिक ऐसा जलने का स्मेल आता है. नहीं है, शायद नहीं है. क्वेश्चन 26 ऑफ कंपाइलर है क्या? तो आपको सही आया. अगर आपको सही आया तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टकाटक चकाचक है. यस, और अगर आपने एक्सीडेंट कर लिया तो सीख लेना कि फिर से एक्सीडेंट नहीं करना है. ओके चलो. So transport allowance for commuting between office and residence is 1715. Actual expenditure is 15,400. आइयो actual expenditure नहीं देखने का, नहीं देखने का. This is fully taxable. बिल्कुल सही. So transport allowance नाम में कुछ नहीं है. Allowances के purpose important होते हैं. हम Infosys या TCS या किसी कंपनी को नहीं बोल सकते यार ये क्या नाम दे दिया, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट ही बोलो, कन्वेंस मत बोलो. नहीं, कंपनी को जो नाम देना है वो दे सकते हैं.
अरे वाह, राइट आया, वेरी गुड, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। बट गाइज, अब तक का आपका टैक्स हैज़ बीन गुड, बट जब तक आप एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सो कंपाइलर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स को भी कंपाइलर मिलता है। यस, सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस received and it's simply fully taxable, correct? So it's fully taxable. Can somebody tell me the amount? Good morning, happy Rawat. तू लेट आके फिर लेक्चर कवर कर लेता है हमेशा, है ना? 1715 into 12, अय 1715 into 12 मंथ्स, लवकर सांगा का तुम्हारा बोल के हो गया, मैंने देखा नहीं मैसेज। विशाल यादव जो ग्रुप है वो शायरी वाला बंदा है क्या? उसका नाम विशाल है? 20,580, yes, 20,580 fully taxable. This allowance का exemption is available only if you are handicapped. वो भी कितना मिलता है? Amount specified is up to 3,200 per month. तो यहाँ 1715 मतलब जितना allowance मिला और amount specified दोनों में से whichever is lower, correct? Right. Medical bills, आगे जाएंगे। मेडिकल बिल्स ऑफ 31,000 वर रीइम्बर्स बाय द कंपनी। तो मैम मेडिकल बिल्स का रीइम्बर्समेंट करना, तब मैम हॉस्पिटल कौन सा है? कुछ नहीं बोला है तो प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो बताया जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल ट्रीटमेंट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल का मेडिकल ट्रीटमेंट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, बिल्कुल सही। तो अब हम समझेंगे मेडिकल बिल्स ऑफ 31,000 वर रीइम्बर्स्ड बाय द कंपनी, करेक्ट? यस। सो मेडिकल बिल्स ऑफ 31,000 वर रीइम्बर्स्ड, दिस इज फुली टैक्सेबल। ये अज्यूम किया जाएगा कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल का है। सो reimbursement of medical bills, reimbursement of medical bills is 31,000. guys, there's a slight difference। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, मैम अगर डिटेल दिया जाता कि बिल्स किसके नाम पे, अभी सुन के लेना, अगर डिटेल में दिया जाता कि ये जो मेडिकल का बिल है वो किसके नाम पे है, अगर मेडिकल का बिल एम्प्लॉई के नाम पे, किसके नाम पे? एम्प्लॉई के नाम पे, तो मेरा मेडिकल बिल मेरे नाम पे बिल आया और एम्प्लॉयर ने पे किया, देन इट बिकम्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो वो अगर वो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन हो गया, देन इट विल बिकम अ परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। माने भले आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रहो या आप नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रहो, ये मेडिकल बिल्स का रीइंबर्समेंट तो टैक्सेबल होता ही है। ऑल राइट, उसके आगे अगर मैम ऐसा आया कि बिल्स आर इन द नेम ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयर ने अपने नाम पे बिल ले लिया, हाँ, देन इट इज नॉट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, देन इट कम्स इन द सेकेंड कैटेगरी, मतलब perquisites taxable in the hands of only specified employee। तो ये perquisite तभी, सिर्फ तभी टैक्सेबल होगा अगर एम्प्लॉई स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है तो। माने either he is a director, either he is having substantial interest in the company, or his monetary salary exceeds 50,000, or his monetary salary exceeds 50,000 per annum। हाँ, ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्टली तो ये perquisite तभी टैक्सेबल होंगे, है ना, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हैंड्स में, और अगर वो आप स्पेसिफाइड नहीं हो तो आपके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, एंड मैम टैक्स ट्रीटमेंट में क्या फर्क है, वेदर मेडिकल का परक्विजिट फर्स्ट कैटेगरी में आ जाए या मेडिकल का परक्विजिट सेकंड कैटेगरी में आ जाए, रूल्स आर द सेम। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जम्प्ट, एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल एग्जम्प्ट, इनकम टैक्स अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स एग्जम्प्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स फुल्ली टैक्सेबल। यस, सो द रूल्स आर द सेम। सी, मेडिकल बिल्स का रीइंबर्समेंट करना, मेडिकल की फैसिलिटी देना, ये एक परक्विजिट है, हाँ, लेकिन कंपनी बोलती है यार हम ये सब झमेले में नहीं पड़ेंगे, अपन एक मेडिकल अलाउंस दे देंगे 1,000 रुपीज पर मंथ, फिक्स्ड अलाउंस। नाउ यूज रूल्स ऑफ अलाउंस एंड सच मेडिकल अलाउंस विल बी फुल्ली टैक्सेबल, correct? Now that's exactly the next question. In addition, a medical allowance of 300 per month was also given, guys. ये fully taxable है क्योंकि ये allowance है, ये ना तो HRA है ना तो एंटरटेनमेंट है, ये दो कैटेगरीज में भी नहीं आता, खर्चे वाली लिस्ट में भी नहीं आता, स्पेसिफाइड की लिस्ट में, अमाउंट स्पेसिफाइड की लिस्ट में वहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन, हॉस्टल, माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो भी सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए, फिर कोई मिलिट्री वालों के लिए इंसर्जेंसी अलाउंस, आइलैंड अलाउंस, तो बहुत कम अलाउंसेस है बेटा।
यस तो ये छोड़ के बाकी के जो अलाउंसेस होते हैं दे आर फुल्ली टैक्सेबल। जिस दिन आप ये समझोगे और आप अलाउंस और परक्विजिट का डिफरेंस समझोगे, आधे से ज़्यादा आपके एक्सीडेंट स्पॉट्स बच जाएंगे, मतलब आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। सो मेडिकल अलाउंस इज fully taxable. Done? Very good, very good. I like the speed in which you're giving me the answers. I like it. Tiffin allowance is the same way, ma'am. It's an allowance. Use rules of allowances. Tiffin allowances के लिए कहीं कोई exemption नहीं है मैम। वो टिफिन मतलब लंच क्या मैम, वो 50 रुपीज़ पर मील क्या, काट डालूंगी। हाँ, वो 50 रुपीज़ पर मील परक्विजिट में कंफ्यूजन मत करो, मतलब कैंटीन है वहाँ खाना मिल रहा है, कम रेट पे मिल रहा है, वो परक्विजिट है बेटा। सो टिफिन अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड। फुल्ली टैक्सेबल 2400। बेस्ट है तुम लोग। Research allowance. Research allowance of 300 per month. Actual expenditure is 4,800. Correct? So research allowance is 300 per month. Actual expenditure is 4,800. Now research allowance म्हणजे academic allowance, book allowance, ये first category में आता है. Yes, so this comes in the first category, means it is dependent on expenditure incurred. Yes, uniform allowance, research, daily allowance, helper allowance, कन्वेंस फॉर ऑफिशियल पर्पज, ट्रांसफर अलाउंस, ये कहाँ आते हैं बेटा? ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन 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 अमाउंट अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं मैम, एक्सपेंडिचर। हाँ, सो रिसर्च अलाउंस सब आ रहा है, तुम लोग क्यों रोते रहते हो रे? सब सही आंसर्स दे रहे हैं यहाँ पे। रिसर्च अलाउंस रिसीव्ड, ए इसको क्या हो गया? सॉरी, रिसीव्ड इज less exempt allowance received 4,000 यार, expenditure incurred 4,800 or allowance received 3,600, whichever is lower. So 3,600, outer column nil. Free holiday home facility is fully taxable. या इट्स अ काइंड ऑफ अ परक्विजिट फैसिलिटी। हाँ, जो नहीं सीखे मैम और कुछ फैसिलिटी और परक्विजिट मिले तो वो टैक्सेबल ही होगा, ठीक है। जैसे आप हॉलीडे पे चले गए, आपके लिए गेस्ट हाउस या होम का फैसिलिटी, रहने का फैसिलिटी कंपनी ने कर लिया, सो फ्री हॉलीडे होम फैसिलिटी। हाँ, गेस्ट हाउस आपके लिए अरेंज कर दिया और उसकी कॉस्ट 17,600, तो इट्स अ टैक्सेबल परक्विजिट। Come on. Free use of employer's laptop which was costing 65,000. So there is free use of employer's laptop which was costing 65,000. यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स लैपटॉप, भले आप प्राइवेट यूज करो, ऑफिशियल यूज करो, प्राइवेट भी किया ना, आपको बेनिफिट आ रहा है। सम बेनिफिट्स आर टैक्सेबल, सम बेनिफिट्स आर नॉट टैक्सेबल, करेक्ट। सो यूज ऑफ लैपटॉप, this is a exempt perquisite. Yeah, use of employers laptop and computers is a exempt perquisite. अब नींद में भी उठाए तो तुमको आ जाएगा। यस, गेट दिस परक्विजिट, 11th वाला परक्विजिट बता दीजिए। एक अक्टूबर से मिला है तो पूरे इसके लिए नहीं लेना। सो यू हैव यूज्ड इट ओनली फॉर इट्स प्रोपोर्शनेट, इट्स 10% पर एनम। सो WDV इग्नोर करना है, यूज के लिए इट इज 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। मैम वो WDV वाला है, वो सेल के लिए, सेल अलग यूज अलग। बेटा यूज और सेल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझो, यूज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। सो परक्विजिट इज 10% ऑफ 34,000 into 6 months divided by
12 months. करेक्ट. सो दैट इज 1700. मैम 6 मंथ्स कैसे आया? अबाउ ये 1 अक्टूबर से आया. मैम केस सिनेरियो सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है. इट इज़ चैलेंजिंग. या वेरी गुड, आई लाइक दैट. डू दैट. सॉल्व केस सिनेरियो. कंपाइलर फटाफट सॉल्व करो. टारगेट रखो आपका. बिल्कुल. सब्सिडाइज यूज ऑफ टेलीफोन एट द रेसिडेंस, रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स. भले ही आपके लिए परक्विजिट और बेनिफिट हो, भले ही फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन हो, बट खास रूल बनाया गया है और इसको बोला गया है ये एक एग्जम्प्ट परक्विजिट होगा. बेनिफिट्स आर देयर बेटा, बट सम बेनिफिट्स आर टैक्सेबल, सम बेनिफिट्स आर नॉट टैक्सेबल. करेक्ट. सो दिस इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट. वेरी गुड. सॉल्व जितना आप आईसीआई का मटेरियल सॉल्व करोगे वो ज़रूरी है. यहाँ वहाँ कोई टेलीग्राम ग्रुप्स पे ज्वाइन करके यहाँ वहाँ के मत करो. आईसीआई का मटेरियल करो. एग्जैक्टली इसीलिए वो कंपाइलर में मैंने सब कंपाइल करके दिया है. कुछ मिस्टेक्स हो सकती है कंपाइलर की. अगले वीक में मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी सर्कुलेट कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप्स पे. फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो ज्वाइन ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप सो द कम्युनिकेशन बिकम्स ईजियर. LTC is a perquisite coming in hands of only specified employees. LTC received is 24,600. इसका एग्जाम्शन कितना मिलता है? हाँ हैप्पी रावत. टेलीफोन अलाउंस इज टैक्सेबल बेटा. टेलीफोन अलाउंस, ये अलाउंस है तो उसको अलाउंसेस के रूल्स अप्लाई करोगे. हाँ बट सब्सिडाइज यूज ऑफ टेलीफोन, आपको टेलीफोन देना, उसके बिल्स रीइंबर्स करना, या आपको बोल देना तुम फोन रखो फ्री में यूज करो, हम बिल पे करेंगे या हम उनको उसको रीइंबर्स करेंगे, ये परक्विजिट बन जाता है. तो परक्विजिट हुआ तो टेलीफोन फैसिलिटी, रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स इज एग्जाम. बट टेलीफोन अलाउंस आया तो वो अलाउंस के रूल्स करेंगे. तो अलाउंसेस के रूल्स क्या है? क्या वो HRA है? नहीं. क्या वो एंटरटेनमेंट है? नहीं. क्या वो 2 कैटेगरीज में आता है? कहीं नहीं आता. वो खर्चे वाले की कैटेगरी में भी नहीं आता और अमाउंट स्पेसिफाइड की कैटेगरी में नहीं आता, तो टैक्सेबल हो जाता है. हाँ. LTC का एग्जाम्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? LTC का एग्जाम्शन होता है LTC रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर. हाँ LTC रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर. सो एग्जाम्शन वुड बी 19,800. आउटर कॉलम कितना? 4,800. शाबाश बेटे. देखो ये मैं आपकी तैयारी जो है, सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है तो मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपके साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल लेके आए. अब आपका काम है कि थोड़ा सा आप कंपाइलर से भी सॉल्व कर दीजिए कुछ क्वेश्चंस, है ना. हाँ और फास्ट ट्रैक वाले बच्चे अगर बोलेंगे मैम इतना टाइम नहीं है तो घबराओ मत. थोड़ा 1 आध 2 पेपर्स कंपाइलर में से कर लिया तो भी चलेगा. यहाँ पे आपका बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है. LTC बट जित अगर आप करोगे तो अच्छी बात है. हाँ और कभी भी ऐसे मत सोचना नहीं नहीं मैं पूरी पढ़ाई करूँगा फिर एकदम अच्छे से कंपाइलर करूँगा. दैट इज़ नेवर हैपनिंग. वो कभी नहीं होता है. स्टार्ट विद द कंपाइलर. जस्ट गिव इट अ शॉट. ओके. या LTC रिसीव 24,600. ये सेम हो गया. लेट्स से कॉस्ट ऑन ट्रैवलिंग इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय. दिस इज सेम मिस्टेक. सेम एज क्वेश्चन नंबर 13. या इसको 29,800 कर लो. 29,800. या सो LTC रिसीव्ड 24,600 और खर्चा 29,800. आपको तो एग्जाम्शन मिलेगा 24,600. इसलिए मैंने यहाँ चेंज किया. आई हैव चेंज्ड इट बिकॉज गलती से ये सेम ही है. Guys, I've just made a slight change in the 14th one. अब वो चेंज क्या था मुझे नहीं याद है ना डिम्पल. अभी मैंने ऑन द स्पॉट जो चेंज करा है वो ठीक है, वरना आपका जो भी चेंज होगा. ठीक है डिम्पल. आगे come on. 15th one. Solve this 15th one. Hostel allowance for 2 children rupees 250 per child per month. ठीक है.
जो भी चेंज करवाया होगा, अभी मैंने ऐसा चेंज किया तो ऐसा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। Hostel allowance for 2 children for is rupees 250 per month per child. Actual expenditure of the employee is 8,400 per annum for 2 children. Yes. तो आपको मिल कितना रहा है बेटा जी हॉस्टल अलाउंस? 6,000 ना, लेस exempt. Yeah, it's amount specified or 300 per child na. So amount, sorry, yeah, amount specified is 300 per month per child, maximum 2 children. तो आपको मिल कितना रहा है 250. सो दैट्स इज वेरी केयरफुली यू हैव टू डू 250 और 300 दोनों में से व्हाट इज लोअर? मैम ऑब्वियसली 250, करेक्ट. सो 250 ऐसे फॉर 2 चिल्ड्रन इनटू 12 मंथ्स. मेरा कुछ गलत हुआ है क्या? लास्ट 10 मिनट्स आई टेक योर डाउट्स इन सैलरी. आखिरी के 10 मिनट हैप्पी रावत तभी पूछ लेना. या नाउ एग्जाम्ट आ गया 6,000. शीतल तेरा आंसर क्यों गलत गया? कुछ तो गलत गया क्या बेटा? Free cook and sweeper provided at employee's residence. You have a free cook and sweeper provided at employee's residence. Salary of cook is 2,000 per month and sweeper is 2,500 per month. हाँ, तो मुझे बताओ ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में ही होता है. दिस इज सर्वेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड, है ना. तो परक्विजिट इज इक्वल टू 2,000 इंटू 12 मंथ्स प्लस plus 2,500 into 12 months. मैम मज्जा. या सो इज इट कमिंग टू ये 24,000, ये 5 24 और ये 6 की जगह 3, 24 प्लस 30 आएगा ना, 54 क्या? हाँ, डन क्या? मजा आ रहा है ना आई सर्च करने का, मस्त बैठने का, टैक्स सॉल्व करते रहने का. चलो 17th वन. लंच अलाउंस इज 800 पर मंथ. तो तुरंत आज आप कुछ इंपॉर्टेंट जो सैलरी के क्वेश्चन है बैठ के देखना मत. सैलरी के क्वेश्चंस देखना और सॉल्व करना, रफ में सॉल्व करना एंड मैच इट विथ योर आंसर्स, है ना. और इमीडिएटली कंपाइलर के क्वेश्चंस करो. एक दो कंपाइलर से भले कंबाइंड मिक्स क्वेश्चंस आने दो, सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Lunch allowance is 800 per month. Actual expenditure on lunch incurred by the employee is rupees 400 per month. So lunch allowance is fully taxable. Purposely they've given you expenditure. कोई expenditure का लेना देना नहीं है. It's a allowance. Use rules of allowances. Allowances में HRA, entertainment, 2 categories of allowances. बस ऐसे ही है. बाकी जो भी होगा सब कुछ taxable होगा. So 2 categories में यहाँ आते हैं 6 allowances which are dependent on expenditure and कुछ allowances which are dependent on amount specified, जैसे children allowance, hostel allowance वगैरह वगैरह. Okay. Now let us understand. Lunch allowance is fully taxable. $9,600 आएगा. अगर लंच अलाउंस इज नॉट गिवन, सपोज लेट्स से कि लंच अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो आपको लंच अलाउंस नहीं मिल रहा है, उसकी जगह पे क्या मिल रहा है? आपको लंच अलाउंस की जगह कॉस्ट पर मील, आपको कुछ मील फैसिलिटी मिल रही है, लंच फैसिलिटी. आपको कैंटीन में खाना प्रोवाइड किया जा रहा है. सो यू आर गेटिंग लंच फैसिलिटी एट द ऑफिस फॉर 10 रुपीज़ पर मील. 10 रुपये में खाना मिल रहा है. ओ माय गॉड, उस खाने की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 65 पर मील. या तो आपको कितना परक्विजिट मिला यार? मुझे 65 रुपीज़ का खाना 10 रुपये में मिल रहा है. हाँ, तो ये फ़ायदा हो गया. तो एक्चुअली मेरा फ़ायदा तो काफ़ी हो गया, बट इनकम टैक्स ने बोला चलो ये 50 रुपीज़ पर मील का ये एग्जाम्पशन किसने दिया है? ये आपको इनकम टैक्स ने दे दिया है.
माइनस आपसे जो रिकवर हुआ 10, तो यार आपके हैंड्स में परक्विजिट इज ओनली 5 पर मील, ऐसे आपके 290 डेज 1450. Okay. Yes, now 1 minute. Nishta is having a question in question number 15. एक मिनट मैं उसका क्वेरी लेती हूँ. निष्ठा की क्वेरी ये है, निष्ठा ही है, हाँ. हॉस्टल अलाउंस तो क्या होना चाहिए मैम इन क्वेश्चन नंबर 15? 8400. बेटा 8400 कहाँ मिला? ओ एक्चुअल एक्सपेंडिचर है बेटा, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. या हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड, हॉस्टल अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन 250 पर मंथ पर चाइल्ड, तो यू आर गेटिंग ओनली 250 पर चाइल्ड. आपका खर्चा 8400 है. हाँ, इज इट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर? नो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर. एंड 8400 ये अलाउंस की अमाउंट नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉई. एम्प्लॉई ने बच्चों के हॉस्टल पे एक्चुअल खर्चा किया 8400. 8400 ये अलाउंस नहीं है, कंपनी आपको 250 पर चाइल्ड पर मंथ दे रही है. डिड यू गेट इट? Yeah, till question number 1 minute. So let's do this. Till question number 18, do you have any query? तो 1 to 18 में किसी को कोई query है क्या? Got it ना निष्ठा? ठीक है. 1 to 18 में किसी को कोई query है क्या? आए, क्वेश्चन नंबर 1 to 18 में किसी को कोई query है क्या? ओ गॉड, मैंने आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, थैंक गॉड. या 1 to 18 में किसी को कोई क्वेरी है क्या? नो, फाइन, देन आई गो हेड. कितने हैं टोटल केवाईसी क्वेश्चंस? नो क्वेरी, फैंटास्टिक. सो लेट्स गो अहेड. 19, मेडिकल फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 50 मैम एग्जाम्ट है ना इनकम टैक्स में, तो लिया ना ये 50 एग्जाम्शन. टोटल 37 है बस, तो हो ही जाएंगे अभी अपने. ओके, या सो -50 पर मील एग्जाम्ट है, तो मैंने ले लिया. ये इनकम टैक्स का है, ये अमाउंट रिकवर्ड है 50 रुपीज़. ओके, सो 50 रुपीज़ पर मील मैंने एग्जाम्शन ले लिया. 10 रुपीज़ इज द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई ने 10 रुपया तो दे दिया रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई. तो एम्प्लॉई से आप 10 रुपये ले रहे हो ऑफ 65 रुपीज़ के मील के लिए, लेकिन 50 रुपये का एग्जाम्शन. तो आइडियली मुझे यहाँ पे पता है बेनिफिट कितना मिल रहा है, 65 - 10, तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है 55 रुपीज़ का. हाँ, 65 रुपीज़ का खाना 10 रुपये में मिल रहा है, लेकिन 50 रुपया पर मील का एग्जाम्शन किसने दिया? इनकम टैक्स ने दिया. हाँ, ना आगे, ये आकर्ष की क्वेरी थी तो मैंने सॉल्व कर दी. मेडिकल फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉई एंड फैमिली मेंबर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज एग्जम्प्ट परक्विजिट. हाँ, भले ये स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आए, बिल्स किसी के भी नाम में आए, द टैक्स ट्रीटमेंट विल रिमेन द सेम. बिल्स एम्प्लॉई के नाम पे आएगा, इट विल बिकम फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. बिल्स एम्प्लॉयर के नाम पे आएंगे तो इट विल गो इन द स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की कैटेगरी में. ठीक है, ओके मैम. अनकम्यूटेड पेंशन इज डैश इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई. बेटा अनकम्यूटेड म्हणजे जिसको आपने लमसम में कन्वर्ट नहीं किया. अनकम्यूटेड मतलब जो पीरियोडिकली मिलता है. अनकम्यूटेड का पेंशन होता है द पेंशन दैट यू आर गेटिंग पीरियोडिकली. या सो uncommuted pension, periodic pension is taxable whether you are a government employee or non-government employee. आपको जो भी month to month periodic pension मिलता है, whether you are government, it is taxable for government as well as and non-government. तो आप government हो non-government हो, it is going to be fully taxable. It is going to be fully taxable, correct? So whether you are government employees or you are non-government employees, it is going to be fully taxable. Best. आगे जाएंगे. लीव एट कैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. हाँ, जो आपकी लीव एट क्रेडिट है, एक्स्ट्रा लीव बची है, उसको जब आप इनकैश करते हो, लीव एंड कैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज
टैक्सेबल ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट किया तो वेदर यू आर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, करेक्ट। तो भले आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इट इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। हैप्पी रावत रुक जा, तेरी क्वेरी नोट करके रख, एंड में आई विल डू ऑल क्वेरी सॉल्विंग। लेट मी डू केवाईसी फास्ट एंड देन आपको सैलरी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है आप पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। व्हाट इज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए, वो भी नो ना, व्हाट इज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए? सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए इफ इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, करेक्ट। इफ एग्जाम में लेकिन डॉट 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 मत लिखना, इफ इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेशन, है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन इफ रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एक और पॉइंट है जो याद रखना चाहिए, याद आ रहा है क्या? कमीशन रिसीव्ड एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मुझे एक और पॉइंट है, याद आ रहा है क्या? आप बता दो मुझे। एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है सैलरी फॉर एचआरए पर्पज में। या यू हैव टू टेल मी, कम ऑन, व्हाट इज दैट? या तेजल ने सही बोला, यू हैव टू कंसिडर सैलरी ऑन ड्यू बेसिस, बिल्कुल सही, कंसिडर सैलरी ऑन ड्यू बेसिस। नेमाल ने भी सही बोला, यस, अगर सैलरी इज टेकन ऑन यू मस्ट कंसिडर दिस सैलरी ऑन ड्यू बेसिस। तो अगर एडवांस सैलरी आई तो एचआरए की वर्किंग में कंसिडर मत करना। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया आगे, वेरी गुड, शाबाश बेटा। यस, लेट्स गो अहेड। या सिटी वाला भी है, वो सिटी वाला लेकिन वो एचआरए के एग्जाम्शन के अमाउंट में ना बेटा। हाँ, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, एम्प्लॉइज कॉन्ट्री टू आरपीएफ, एम्प्लॉई का खुद का, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में जा रहे, यार ये तो मेरा सेविंग्स है। हाँ, अगर फंड रिकॉग्नाइज्ड है तो एटीसी मिलेगा, या मेरे ही पैसे मेरे अकाउंट में जा रहे, एम्प्लॉई का कॉन्ट्री, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने का, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में जा रहे तो सेविंग्स के जैसे सोचने का, एम्प्लॉयर के पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे तो बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा एम्प्लॉयर सामने वाला मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है और मैं पैसे लेके जाऊंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वो हो जाएगा हमारे लिए एक बेनिफिट। हाँ, करेक्ट। तो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी पीएफ इज ऑल्सो एटीसी। तो मैम किसको एटीसी नहीं मिलता, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं एडिशनल, एम्प्लॉइज कॉन्ट्री टू अनरिकॉग्नाइज्ड यूआरपीएफ, नो एटीसी। हाँ, नो एटीसी, करेक्ट, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया है। वेरी गुड। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू स्टैट्यूटरी, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री, हाँ उसके पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, यार फायदा है, बट सम बेनिफिट्स आर टैक्सेबल, सम बेनिफिट्स आर एग्जम्प्ट। स्टैट्यूटरी पीएफ को अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे तो इट इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट। सब्सिडाइज, अच्छा यही अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट अनरिकॉग्नाइज में करे तो एग्जम्प्ट हो जाता है, यही अगर एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज में करे तो इट इज एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, और जो सैलरी का वर्किंग होगा इट विल बी सेम लाइक एचआरए। बेस्ट। आगे, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड फ्री यूज प्रोवाइडेड, no sorry I've missed out this, subsidized tea and snacks provided at office, cost to the employer is 1800, cost to the employer is 1800, this is exempt perquisite, tea coffee snacks is a exempt perquisite. Correct, let's go ahead.
आगे लेट्स गो फर्दर. Employer provided free use of car with driver for official and personal use. Expenses of employer is 88,000. Correct. So यहाँ से अभी करते हैं, ध्यान से सुनो. Employer provided free use of car with driver for official and personal use. Expenses of employer is 88,000. Correct. Now free use of car. Employer provided free use of car. So car is belonging to employer. So देखो कैसे करने का. Car owned by, गाड़ी किसकी है? Employer की. वो free use दे रहा है. So car is owned by employer. हाँ, यूज कौन, इसका खर्चा कौन कर रहा है? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर कर रहा है. मुझे तो फ्री में मिला, फ्री यूज करने को मिला. हाँ, तो मैं तो खर्चा नहीं कर रही हूँ. तो एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर. हाँ, इसको केवायन करने का. केवायन इज नो योर नोट्स, टर्न योर पेजेस, सी व्हाट वी हैव रिटन. आउच. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर. यूज कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स एम्प्लॉय कर रहा है, इसीलिए तो बेनिफिट है. ऑफ कोर्स यूज इज यूज्ड बाय एम्प्लॉई, और ये जो यूज़ है वो O+P के लिए कर रहा है या पर्सनल यूज़ भी कर रहा है, तो उसका फ़ायदा हो रहा है. यस, तो टर्न योर पेजेस, टर्न योर पेजेस. यहाँ क्वेश्चन आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपने क्वेश्चन पे कंट्रोल करना चाहिए. जैसे यहाँ बोला जाता है एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयर 88,000, आ गया आपका एक्सीडेंट स्पॉट. आप बोलते हो 88,000 परक्विजिट है. नहीं बेटा, उसमें से कुछ ऑफिशियल है, कुछ पर्सनल है. तो O+P के लिए एक फॉर्मूला दिया है, इट डिपेंड्स अपॉन द सीसी ऑफ द कार. तो यहाँ पे दो अजम्पशन कर सकते हो. अप टू how much is the cc of the car? 1600 liters या 1.6 liters, so 1600 cc or above 1600 cc. एंड यहाँ ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है, तो परक्विजिट इज इक्वल टू, अगर 1600 cc होता है तो इट इज अप टू 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर के लिए. ड्राइवर नहीं होगा तो 900 पर मंथ ऐड मत करना. ड्राइवर नहीं होगा तो 900 पर मंथ ऐड नहीं करना, इंटू 12 महीने आएगा. अगर कोई अज्यूम करेगा मैम इट इज अबाव 1600 cc, अगर नहीं दिया यू आर फ्री टू मेक एनी अजम्पशन. 2400 प्लस 900 पर मंथ, ऐसे 12 महीने के लिए. कैन समबडी टेल मी द कैलकुलेशंस? मनीष 32,400 and 39,600. wow. डन. आ रहा है क्या सही? करेक्ट. जाएं आगे, मत जा. चलो 28. फ्री यूज ऑफ मारुति 800 फॉर ऑफिशियल पर्पज बोला है. कार कैन बी यूज ऑल्सो फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस एंड अदर डोमेस्टिक पर्पज. तो ये ऑफिशियल नहीं है, आप ऑफिस टू घर के लिए भी जाने के लिए यूज कर सकते हो, आप डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हो, आप ऑफिशियल पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हो. तो यार ये O+P है. फ्री यूज ऑफ मारुति 800. हाँ, सिर्फ मारुति 800 बोला है. 800 सिर्फ मारुति होता तो जरूरी नहीं है कि हर मारुति कार 800 ही होती है. हाँ, मारुति 800 बोला है, मतलब इट इज बिलो 1600 cc. करेक्ट. तो यहाँ कार किसकी है? कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. कार ओन कौन कर रहा है? कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. बिल्कुल सही. कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर. एग्जाम में ऐसे लिखने का, ये फैक्ट्स करके ऐसे नोट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिखो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर. भाई यूज कौन कर रहा है? यूज्ड बाय एम्प्लॉई. O+P. मैम आपने कुछ तो बोला था ना कि कार जब ऑफिस और घर की जर्नी के लिए यूज़ करते तो वो एग्जाम परक्विजिट होता है. हाँ बोला था, लेकिन
car should be used exclusively for that purpose, only for that purpose. What purpose? Office to residence and residence to office. हाँ, पिकअप ड्रॉप सर्विसेज होती है ना, आपको कंपनी की गाड़ी आती है, ड्राइवर आता है, पिकअप करते हैं, वो वाला एग्जाम्प्ट होता है. हाँ, ये नहीं है. एंड सीसी इज ड्राइवर के लिए कुछ नहीं बोला है, तो ड्राइवर नहीं है. दिस इज अप टू 1600 सीसी. ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं है तो नहीं दिया होगा. तो दिस इज 1800 into 12, so that is 12 months. So guys, that is 21,600. आई बेस्ट है ना, 21,600. yes. Come on. Free meal at workplace 14,700. 70 पर डे फॉर 210. तो आपको 70 पर डे का फ्री मील मिल रहा है. 70 रुपये का खाना है आपको फ्री में मिल रहा है, कंपनी फ्री में देती है आपको कैंटीन में. तो आपको परक्विजिट मिला. निमल ड्राइवर का ऐड नहीं करेंगे, देना चाहिए ना कि ड्राइवर है. यू कांट अज्यूम ड्राइवर इज गिवन. क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ड्राइवर मीन्स नॉर्मल अजम्पशन है, यही एक पॉसिबिलिटी ऑफ अजम्पशन है कि ड्राइवर प्रोवाइडेड नहीं है. ओके ऑल राइट. परक्विजिट इज इक्वल टू 70 पर मील माइनस 50 इनकम टैक्स का एग्जाम्शन. अमाउंट रिकवर्ड मुझसे कुछ नहीं है क्योंकि मुझे फ्री में दिया, तो ये ऐसे मुझे 20 रुपीज़ पर मील का बेनिफिट मिला इंटू 210 डेज के लिए. सो दैट इज 4,200. या सो दैट्स 4,200. ओए, गेटिंग इट? आगे नेट सैलरी is this is of course taxable, 4,200. guys you should all now know this कि net salary और TDS deducted. तो यहाँ होता है net salary is 90,000. या तो gross salary कितना आया यहीं पे लिखते हैं, एक मिनट. gross salary is net plus TDS का amount and that is net plus TDS. always remember gross income is charged to tax, so that is 1 lakh. so what will be taxable salary 1 lakh. तो मैम वो जो TDS कट हुआ 10,000, वो क्या नाम से कट हुआ? टैक्स है ना. TDS कट हुआ है मतलब टैक्स के नाम में कट हुआ है, एडजस्टेड अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी. करेक्ट. सो इनकम दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स. इनकम टैक्सेबल इज ऑलवेज अ ग्रॉस अमाउंट. तो जब आप सैलरी का वर्किंग करेंगे तो उसमें सैलरी 1 लाख लेंगे और TDS शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी. TDS shall be adjusted against tax liability. Getting it? Yes, ये 10,000 तो TDS बाद में टैक्स लायबिलिटी से माइनस करेंगे. ओके. यस, लेट्स गो अहेड. Employer provides Maruti Alto car for personal use. Personal use of the employee. Employer's expenses are 1,37,800 and depreciation of the car is at 10% के हिसाब से 12,600. So depreciation of the car at the rate of 10% के हिसाब से is 12,600. Correct? Yes. तो employer provides Maruti Alto car for personal use of the employee. बिल्कुल सही, पर्सनल यूज है. तो कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. मैम मारुति ऑल्टो का सीसी क्या है? ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर. अरे अमाउंट इज दिया ना, उसने कितना इनकर किया ये दिया ना. एक्सपेंसेस इनकर्ड इज 137,800. हाँ मैम, वो वैसे ऑल्टो कार का सीसी क्या है लगता ही नहीं है. क्वेश्चन तुम पे कंट्रोल मत करने दो, रुको. व्हाट इज द डेटा आई नीड, लेट मी डिसाइड. एक्सपेंसेस इनकर्ड आर बाय एम्प्लॉयर. करेक्ट. यार ये पूरा का पूरा यूज
एंड इट्स यूज बाय एम्प्लॉई फॉर पर्सनल। हाँ, तो केवायन करो बच्चों, पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है ये। तो क्या है, पूरा का पूरा मेरा बेनिफिट है, जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने खर्चा किया वो बेनिफिट है, प्लस आई एम यूजिंग हिज कार, सो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार। तो पता है यहाँ परक्विजिट का फॉर्मूला होता है, परक्विजिट का फॉर्मूला होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, या सो इट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर प्लस क्या होता है भाई, expenses incurred by employer plus 10% per annum of the cost of the car, 10% per annum of the cost of the car, बिल्कुल सही। सो ये 10% per annum of the cost of the car क्या होता है, now that is nothing but the wear and tear given to you ready made, yeah, so expenses incurred is 137,800 plus 12,600, तो कितना आया टोटल 150,400, बिल्कुल सही। गेटिंग इट? कोई डाउट? प्राइवेट पर्पस के लिए जब होता है ना, देन इट इज ऑल द एक्सपेंसेस, पूरा ही बेनिफिट हो गया ना, जो भी एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है पूरा मेरा बेनिफिट है। क्यों, मैं पूरी कार पर्सनल यूज के लिए यूज कर रही हूँ, पूरा का पूरा कार अगर आप ऑफिशियल यूज के लिए यूज करोगे तो इट्स कोई बेनिफिट ही नहीं है। हाँ, प्लस एम्प्लॉयर की गाड़ी है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार, वेयर एंड टेयर, यूज ऑफ एम्प्लॉयज असेट के लिए हम लेते हैं ना 10% पर एनम, वैसा ही। आगे बढ़ेंगे। ऑन 15 अक्टूबर, हाँ, अगर कार एम्प्लॉयर की नहीं है और एम्प्लॉयर ने हायर किया होगा तो हम एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर प्लस हायर चार्जेस ऐड करते हैं, बिल्कुल सही मोहम्मद। अगर कार एम्प्लॉयर की है, वैसे आदित्य ने फाइंड आउट कर दिया, ऑल्टो 796 सीसी है, ओके थैंक यू आदित्य, but do I need it in this case? I don't need it, but Maruti Alto is 796 cc, okay। संस्कार अभी इतना लेट में क्यों गुड मॉर्निंग कर रहा है तू, अभी आया तू? हाँ, तो अब देखो कि हाँ, समझ में आ गया नहीं आपको? मोहम्मद की क्वेरी मैंने बता दी कि अगर कार मेरी नहीं है, मैंने हायर पे ली है, रेंट पे ली है, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर प्लस हायर चार्जेस, बिल्कुल सही। दोनों नहीं ऐड करेंगे मोहम्मद, या तो गाड़ी मेरी है तो 10%, मेरी गाड़ी एम्प्लॉयर की गाड़ी है तो 10%, नहीं है तो हायर चार्जेस, दोनों में से एक ही हो सकता है ना, दोनों कैसे करेंगे? ए मोहम्मद, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, तू पूछ एम्प्लॉयर को तेरा कार का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, वो तो मैंने गाड़ी खरीदी नहीं है ना, मेरी कार है ही नहीं, तो तेरे पास कॉस्ट ही नहीं है बेटा, कैसे निकाल पाएगा तू? तो सिर्फ हायर चार्जेस ऐड करेंगे, दोनों नहीं होगा एक साथ कि 10% भी आएगा और हायर चार्जेस भी आएंगे, नहीं। संस्कार मिस हुआ है क्या? कर ले फिर जल्दी, बैक जाके सब प्ले कर करके जल्दी जल्दी देख के आ जा लेक्चर। चलो आगे। On 15th October 2021, the company gives its music system to Mr. Y for domestic use. Ownership is not transferred. ध्यान रहे कि ownership जो है ये ट्रांसफर नहीं हुआ है. Cost of the music system, yeah. So cost of the music system to the employee in 15 was 15,000. So ownership is not transferred. This is use. अक्टूबर म्हणजे अक्टूबर का आधा महीना है, फिर नवंबर पूरा है, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5.5 मंथ्स है, अक्टूबर का आधा है, यस। सो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, बिल्कुल सही। तो परक्विजिट इज इक्वल टू 15,000 का, मनीष एक्सीडेंट हो गया, ये यूज है ना, सेल नहीं हुआ है।
निष्का बुक में क्या लिखा है मत बोल. यू हैव टू अंडरस्टैंड 10% ऑफ द कार इन केस द कार इज ओन्ड एंड हायर चार्जेस इन केस द कार इज हायर. सो तेरे को अगर वैसा कुछ करेक्शन करना रहेगा तो डू इट बेटा. इट्स लॉजिकल नाउ. आई हैव टॉट इट दैट वे. वी हैव सॉल्व्ड इट दैट वे. ओके. यस. या 688 आ गया. चलो 33 मज्जा. आकर्ष यूज होगा तो मतलब क्या, यूज ही हो रहा है. यूज के लिए कर रहे हैं ना अपन. एम्प्लॉय हैज टेकन अ लोन फ्रॉम आरपीएफ. हाँ याद रहे ये मैंने लोन जो है एम्प्लॉयर से नहीं लिया, तो ये इंटरेस्ट फ्री या रेंट इंटरेस्ट फ्री परक्विजिट लोन के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं हो रहा है. दिस लोन इज टेकन फ्रॉम आरपीएफ. दिस के नॉट बी ट्रीटेड एज लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर. सो परक्विजिट का सवाल नहीं आता. और मैम जो लोन मैंने लिया 60,000 का लोन, लोन ही होता है ना. तो लोन क्या होता है. यस. तो लोन इज अ लोन एंड लोन इज नॉट अ इनकम. ऐसा मेरे को बोलने को लगाते हैं ना तो मेरे को ये लगता है. हाँ 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 ऑफकोर्स. 1 सेकेंड नेमाल, आई करेक्ट इट. नेमाल का डाउट सही है. कॉस्ट ऑफ म्यूजिक सिस्टम टू द एम्प्लॉय नहीं, कॉस्ट ऑफ म्यूजिक सिस्टम टू द एम्प्लॉयर. वैलिड पॉइंट नेमाल. आई हैव डन द करेक्शन. कॉस्ट ऑफ, थैंक यू, कॉस्ट ऑफ म्यूजिक सिस्टम टू द एम्प्लॉय नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ म्यूजिक सिस्टम टू द एम्प्लॉयर. हाँ डन. Employee has taken a loan. So this is loan from RPF. यू नो प्रोविडेंट फंड का भी एक ऑफिस होता है. उन्होंने आपको लोन दिया. कैसे उन्होंने लोन दिया. अरे आपके उनके पास पैसे पड़े पीएफ अकाउंट में, जो भी पैसे उसके अगेंस्ट आपको लोन दिया. ठीक है. सो दिस इज अ लोन फ्रॉम पीएफ ऑफिस, फ्रॉम पीएफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फ्रॉम एम्प्लॉयर. हाँ अगर एम्प्लॉयर होता तो मैम तो आपको पूछना पड़ता कि यार लेंडिंग रेट क्या है, एम्प्लॉयर ने क्या रेट से दिया है ना. तो इसको आप एम्प्लॉयर का लोन ट्रीट ना करें. ये प्रोविडेंट फंड का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लोन दिया है. अच्छा मैम और अगर बोला होता कि एम्प्लॉयर ने लोन दिया तो अरे यार तुमको पता है ना इंटरेस्ट फ्री है क्या, फिर एम्प्लॉयर का होता तो क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया तो क्वेश्चन में डेटा भी देना चाहिए. जैसे एसबीआई लेंडिंग रेट क्या है, एम्प्लॉयर ने मुझे फ्री में दिया क्या, तो कितना बेनिफिट है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं ना. तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया. आप बोलोगे यार जितना भी इंटरेस्ट एम्प्लॉय ने सेव किया वो उसका परक्विजिट होगा. नहीं 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 नहीं. ईपीएफ प्रोविडेंट फंड इज अ ऑर्गेनाइजेशन. आप उसके एम्प्लॉय नहीं हो, आपका जस्ट पीएफ अकाउंट वहां पे है. सबका पीएफ अकाउंट एक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है. दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन. अच्छा मैंने स्टार दिए क्या यहाँ पे, 3 4 5 6, 2 3 4 5 स्टार मार्क. चांद तारे भी बना लिए क्या. चलो. हाँ इसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज 24,000. नाउ सी इट्स अ वेग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. लंच प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, कॉस्ट टोटल साल भर का कॉस्ट दे दिया 24,000. मैम पर मील कॉस्ट कैसे पता चलेगा, है ना. मुझे एम्प्लॉयर लंच दे रहा है 24,000 के लिए, पर मील का कॉस्ट कैसे पता चलेगा. तो पर मील का जो कॉस्ट होता है ना बेटा, इट इज़ नहीं पता तो मॉड्यूल या आईसीएआई अज्यूम करता है. दे अज्यूम 300 वर्किंग डेज. या सो देयरफॉर कॉस्ट पर मील इज 80 ना. 80 आ रहा है. हाँ मैम. देयरफॉर परक्विजिट एटी पर मील माइनस 50 इनकम टैक्स का एग्जाम्शन, तो 30 इंटू 300 डेज इज 9,000. या यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि अज्यूम 300 वर्किंग डेज होते हैं.
ऐसा ICI करती है, या मॉड्यूल डज दैट, सो वी ऑल्सो हैव टू डू दैट. रियल लाइफ में मुझे प्रॉब्लम नहीं आता. रियल लाइफ में आई कैन कॉल अप माई क्लाइंट, कितने दिन उधर खाना खाया है ना. डन. हाँ, मैं बहुत कॉर्नर में आ गई हूँ क्या? विच साइड शुड आई शिफ्ट? आई एम जस्ट सीइंग दैट. अच्छा, medical insurance premium 8,000 paid by the employer to effect an insurance on the health of the employees is a exempt perquisite. Is a exempt perquisite. हम आ रहे हैं आपके पास आर्टिकलशिप करने को, आ जाइए. आगे, वैल्यू ऑफ फ्री लंच फैसिलिटी. Value of free lunch facility is 2,200. It will be treated as exempt. आंसर भी काइंड ऑफ आ गया है. ऋषिकेश, गुड मॉर्निंग. क्या हुआ, क्लास हुई कि नहीं हुई तुम्हारी? हो गई क्लास खत्म? ग्रुप 2 हो गया क्या खत्म? Value of free lunch facility of 2,200 is treated as exempt, assuming value does not exceed 50 रुपीज़ पर मील, है ना. तो वैल्यू जो है 50 रुपीज़ पर मील से ज़्यादा नहीं है, अज्यूम कर रहे. क्यों मैम? क्योंकि टोटल बोला है लंच फैसिलिटी 2,200, पता नहीं है क्या है, तो 2,200 डिवाइडेड बाय 300 डेज. आइयो, ये तो बहुत कम आएगा. ये तो 7 रुपया समथिंग आएगा ना, 7 पॉइंट समथिंग. अभी खत्म हुआ EIS. गुड. 2,200 डिवाइडेड बाय, या तो समथिंग 7 रुपीज, 7 पॉइंट समथिंग पर मील आएगा, है ना. 22, 21, 110, वो 7.33 आएगा. या 7.33, सो इट विल बी एग्जम्प्ट, है ना. अप टू 50 तो एग्जम्प्ट ही है ना. डन क्या? Mr. X received 6 lakhs as accumulated balance of RPF. So you got 6 lakhs as accumulated balance of RPF बेटा. RPF से आपको क्या मिला? आपको 6 lakhs मिला. अज्यूम करोगे कि हम जितनी देर कैलकुलेटर ऑन करते हैं मैम कैलकुलेट कर भी लेती है. ओके, all right. X received 6 lakhs as accumulated balance on RPF. Beta, yes, this is going to be exempt. And the reason why it is going to be exempt, of course, you have to note that we are assuming that X has rendered continuous 5 years of service. हाँ, अगर X बीमार पड़ गया और health reasons की वजह से वो continuous 5 years of service नहीं दे पाया तो चलेगा. हाँ, वो बीमार पड़ गया और continuous 5 years की सर्विस नहीं दे पाया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes. So X received rupees 6 lakhs as accumulated balance of RPF. So it will be exempt. It is assumed that X has, assumed that X was in service for continuous, for continuous 5 years. Yeah, he was in service for continuous 5 years. बिल्कुल सही. Best. He was in service for continuous 5 years. बरोबर? Yeah.
So all these KYC questions are done. Now, like I told you, you can ask me your doubts. But एक बार मैंने just revision करते वक्त कुछ ऊपर skip किया था, वो एक बार मैं कर लेती हूँ. कीमैन तो मैंने आपको बोला था, वो मैंने पीजीबीपी के टाइम नहीं लिया, तो कीमैन इंश्योरेंस नहीं हुआ है ना. मैं एक बार कीमैन बता देती हूँ फिर आपको. हाँ, कीमैन इंश्योरेंस बता देती हूँ. मैम 1.15 मिनट्स में कंप्लीट हो गया. यस मैम 33 बता दो प्लीज़. एक बार बता दी उसने. हल बताती हूँ ना. आपको जो भी क्वेरीज है आप पूछो, मैं क्वेरी सॉल्विंग करूँगी. कीमैन इंश्योरेंस बताऊँगी. सैलरी इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स भी बता दूँगी. ये कॉन्सेप्ट थ्योरी वाइज छोड़ा था मैंने, तो वो बता दूँगी. आपके जो भी डाउट्स है वो भी सॉल्व करा दूँगी. ठीक है. हाँ. सो 33. एक मिनट. हाँ. अच्छा बेटा देखिए ना, एम्प्लॉई हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम आरपीएफ. प्रोविडेंट फंड एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ से लोन लिया मैंने काफ़ी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया स्नेहल. इसमें तेरा क्या डाउट है वो पूछना बेटा. मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया है, इसका एम्प्लॉयर से कोई लेना देना नहीं है. प्रोविडेंट फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ एम्प्लॉयर आपका पीएफ अकाउंट खोलेगा, वो वहाँ पैसे डालेगा, आप भी वहाँ पैसे डालोगे. सो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है. यस. तो मैं वहाँ से लोन ले सकती हूँ. करेक्ट. वो मेरे एम्प्लॉयर नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. हाँ. तो वहाँ से लोन लिया मतलब ये मेरा परक्विजिट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह नहीं आएगा. तो तेरा डाउट क्या है वैसा पूछना, तो आई विल, मेरा एक्सप्लेनेशन फिर उस लाइंस पे जाएगा. नेमाल तेरे डाउट्स में कहाँ ढूंढूं, इतना मैसेज चला बड़ा चला जाता है. तू भेज मुझे थोड़ी देर से. टैक्स वाले डाउट्स यहाँ पे पूछो. कुछ नहीं ट्रीटमेंट आएगा स्नेहल. क्या लोन का ट्रीटमेंट क्या होता है? इनकम होता है. लोन इज अ लायबिलिटी. या सो द ट्रीटमेंट ऑफ दिस 33 इज, जो मुझे लिखना पसंद नहीं है वो आप लिखने को लगा रहे हो. लोन इज लायबिलिटी एंड नथिंग टू डू विथ इनकम. हाँ मतलब ये मुझे लिखना पसंद क्यों नहीं है, मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स को बोलूँ लोन ये लायबिलिटी है. हाँ तो इसका ट्रीटमेंट है, ये तुम्हारी लायबिलिटी है, ये आपको लोन रीपे करना है. दैट्स इट. इसका कोई इनकम ट्रीटमेंट नहीं है. अगर मैम यही लोन मैंने एम्प्लॉयर से लिया होता तो अगर इंटरेस्ट फ्री होता तो मैं जितना इंटरेस्ट सेव किया उतना परक्विजिट आता. डन. अय लवकर सांगा. चला फास्ट मैं कीमैन करा दूंगी अभी आपको. हाँ पहले एक मिनट. 18 से लेके 33 तक किसी को डाउट है क्या? 18 to 33 में किसी को डाउट है क्या? मज्जा. 18 to 33 में किसी को डाउट है क्या? बस आखिरी के 10 मिनट लगेंगे और लास्ट 10 मिनट्स एंड देन आई विल जस्ट हैव अ लिटिल चिट चैट विथ यू. ओके. अय आखिरी के 10 मिनट. चला डाउट है क्या पूछो. गुड मॉर्निंग विनीत. आय डाउट है क्या? बाय मैम, आई एम इन ट्रेन. आकाश ट्रेन में. वाह. ट्रेन से लेक्चर देख रहे हैं, बढ़िया है. नो डाउट. ओके. सो लेट मी कम अप हियर. कीमैन इंश्योरेंस. ओके सुन लो. कीमैन इंश्योरेंस, इसके दो एंगल्स है, फटाफट बताऊंगी. आप किसी की पर्सन, अब सुन लेना, मैं पूरा कीमैन इंश्योरेंस रिकैप करा रही हूँ आपको ऑल एंगल से एवरीवेयर. ओके नेमाल, डाउट्स ग्रुप पे भेजे तूने, ठीक है. कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी. व्हाट इज दिस कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? अ कंपनी ना, इसके अलग अलग ये है ट्रीटमेंट्स. पीजीबीपी में आता है और ये सैलरी में भी आता है ना. क्या होता है, लिसन. ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉई, एक की पर्सन ये करती है, क्या बोलते हैं अपने, की पर्सन आइडेंटिफाई करती है. हाँ. सो पीजीबीपी में कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है या एम्प्लॉयर जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन पेज कीमैन इंश्योरेंस का प्रीमियम. वन, ऑर्गेनाइजेशन पेज कीमैन इंश्योरेंस का प्रीमियम. हाँ.
तो जब ऑर्गेनाइजेशन कीमैन इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करती है, इट इज अलावेबल एक्सपेंडिचर। करेक्ट। क्यों? अरे जैसे मैंने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, मैंने गोडाउन का इंश्योरेंस करवाया, ये एक अलावेबल एक्सपेंडिचर होता है। तो वैसे ही मैंने मेरे की पर्सन का इंश्योरेंस करवाया, यार वो छोड़ के चला गया तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होगा, इसलिए उस की पर्सन का मैंने इंश्योरेंस करवाया। सो ऑर्गेनाइजेशन पेज इंश्योरेंस प्रीमियम, सो इट इज अलावेबल एक्सपेंडिचर अंडर पीजीबीपी। मैम ये कौन से सेक्शन में जाएगा? ये 37 में जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस में अलावेबल है। ओके मैम। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन गेट्स मैच्योरिटी प्रोसीड्स। ऑर्गेनाइजेशन गेट्स मैच्योरिटी प्रोसीड्स, तो क्या होगा? इट विल बी मैचिंग प्रिंसिपल। जब प्रीमियम पे किया तो बिजनेस का खर्चा है, तो प्रोसीड्स विद बोनस, सो इसके साथ जो भी विद बोनस मिला होगा, इट विल बी बिजनेस इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ मैम, क्यों पैसे मिले? या तो वो एम्प्लॉयर छोड़ के चला गया, या तो आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, ये बिजनेस इनकम है अंडर सेक्शन 28। बिल्कुल सही। तो ऑर्गेनाइजेशन को पैसे मिले, ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ? पैसे मिले ना। ऑर्गेनाइजेशन को पैसे क्यों मिले? ऑर्गेनाइजेशन को पैसे इसलिए मिले क्योंकि ये पॉलिसी आइदर मैच्योर हो गई, या वो सामने वाला जो पर्सन है वो छोड़ के चला गया, तो आपको पैसे मिले। ओके मैम। अब मैम क्या होता है, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रांसफर्स दिस पॉलिसी इन द नेम ऑफ एम्प्लॉई। हाँ, sometimes the organization transfers the policy in the name of employee. हाँ, now जब organization will transfer it in the name of employee, this is, इसका treatment ये होता है, this is perquisite in the hands of the employee. या इट इज़ अ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, 2 साल प्रीमियम पे करती है, फिर बोलती है यार ये एम्प्लॉय के नाम पे पॉलिसी ट्रांसफर कर देते, उसको बेनिफिट देते। 2 साल का प्रीमियम उन्होंने पे किया, 3 साल का, 4 साल का, जो भी है, सरेंडर वैल्यू जो है उसकी, कि आज इस आपने ना 4 लाख का प्रीमियम पे किया तो आपको 4 लाख की पॉलिसी फ्री में मिली। तो एम्प्लॉय को जब ये पॉलिसी मिलती है, ये उसका परक्विजिट होता है ना। नाउ व्हेन एम्प्लॉय गेट्स द, अब उसके नाम पे पॉलिसी हो गई, एम्प्लॉय को मैच्योरिटी के पैसे मिलेंगे, गेट्स द मैच्योरिटी प्रोसीड्स, ये टैक्सेबल होता है। कीमैन पॉलिसी जो होती है ना, वो 1010D में एग्जम्प्ट नहीं होती, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मैम इंश्योरेंस प्रोसीड्स 1010D में एग्जम्प्ट होता है, दिस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, या इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। हाँ मैम, इंश्योरेंस के लिए 1010D होता है ना, 1010D में एग्जम्पशन होता है इंश्योरेंस का। हाँ, तो यहाँ 1010D नहीं लगेगा, कीमैन पॉलिसी इज नॉट एग्जम्प्ट अंडर 1010D। करेक्ट। जनरली इंश्योरेंस की मैच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जम्प्ट होती है 1010D में, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पे, वो 10% वाली या 20% तक प्रीमियम का अमाउंट होना चाहिए सम अश्योर्ड से, तब एग्जम्प्ट होता है, वरना ये टैक्सेबल, कीमैन उसमें एग्जम्प्ट नहीं होती। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगी, उनके लिए खर्चा, ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रोसीड्स मिल गए तो उनके लिए इनकम। कभी कभी बीच में ही ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को ये पॉलिसी दे देती है, ये ले आज से ये पॉलिसी तेरी, एम्प्लॉय को फ्री में पॉलिसी मिली, उसके लिए परक्विजिट हुआ, आगे का प्रीमियम वो पे करेगा, जब पैसे मैच्योर होके मिलेंगे उसको, इट विल बी हिज इनकम। करेक्ट। डन। तो ये कीमैन पॉलिसी के बारे में मैंने बता दिया आपको। सो दिस इज कीमैन। देखो किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं?
Okay. Profits in lieu of salary is not that important. Profits in lieu of salary is like just like salary, anything other than PF, anything other than gratuity, other than retirement benefits, जैसे एम्प्लॉयर आपको चेक देता है फॉर एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी. बस आज तक ये इतना एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो. प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन मिला ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट, या कॉम्पनसेशन मिला बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल कम अंडर प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी. एनी पेमेंट्स फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और अदर फंड, हाँ अदर देन, है ना, तो ये तो ऑलरेडी हमने देखा है. बट इसको छोड़ के भी अगर आपको कुछ एम्प्लॉयर देता है, कुछ आप रिटायर हो रहे हो, 1 लाख का चेक दे दिया इन एडिशन टू PF ग्रेचुटी, सो दैट इज एन एप्रिसिएशन, वो भी एक सैलरी है. एनीथिंग दैट आई गेट फ्रॉम एम्प्लॉयर इज सैलरी. Keyman insurance policy also some allocated, so any sum received by SSC including the bonus, तो मैंने बोला एम्प्लॉय के लिए कीमैन इंश्योरेंस भी उसका टैक्सेबल इनकम ही हो जाएगा, करेक्ट. एंड एनी लमसम पेमेंट, कभी कभी आपको जॉब के बाद भी पैसे मिलते हैं, जैसे आप कुछ एरियर्स रहेंगे तो एक्स एम्प्लॉयर आपको देता है, आप दूसरी जगह काम कर रहे हो, तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, यू गेट compensation or money from your employer, maybe present employer, ex-employer or future employer. It will all come taxable under profits in lieu of salary. Okay. So I think मैंने salary बहुत अच्छे से आपको sum up कर दिया है. Fast track students, you will be solving questions to get more clarity on the chapter of salary. Right. So here the students who are watching, पहले आपको कोई doubt है क्या? Salary से related किसी को कोई doubt है क्या? हाँ ऑफकोर्स मैम, प्लेस ऑफ एक्रूवल, यार ये तो रेसिडेंशियल स्टेटस में होता है और ये वहीं लगता है कि फॉर सैलरी प्लेस ऑफ एक्रूवल इज प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड. फॉर सैलरी प्लेस ऑफ एक्रूवल इज प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड, करेक्ट, बिल्कुल सही. उसके बाद क्या होता है, हाँ अगर इंडियन गवर्नमेंट सैलरी दे रही है और वो इंडियन सिटीजन है, लेट हिम रेंडर सर्विसेज एनीवेयर, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इन इंडिया. और ऐसे लोगों को अगर गवर्नमेंट कुछ अलाउंसेस और पर्क्विजिट्स देती है तो इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, देन इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, करेक्ट. ऐसे लोगों को गवर्नमेंट बहुत बाहर देती है, मतलब कुछ क्या बोलते हैं अपन, गवर्नमेंट अगर कुछ उनको अलाउंसेस और पर्क्विजिट्स देती है आउटसाइड इंडिया, देन इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट. Yes, now I'll take queries. So I have done. So query लेती हूँ. Ma'am, one doubt, if medical bills of government hospital are in the name of employee, is it then also exempt? Yes. Yes, the rules are same. Reimbursement, medical facility in government employees will be exempt. तो मैम bills employee के नाम में, तो मैम it is becoming fulfillment of obligation ना मैम, it should be taxable ना. हाँ बट रूल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी मिली तो ये एग्जम्प्ट होगा. यस, सो नेहा इट विल बी एग्जम्प्ट. Correct. Next doubt. Anybody having queries relating to salary? Oi, are you all having any queries relating to salary? No? ओके, नेमाल का क्वेरी पीजीबीपी से मैं बता देती हूँ, आप लोग भी बता सकते हो नेमाल की ये क्वेरी कि मैंने ना बिजनेस प्रोफेशन किया, मैंने एक प्रोडक्ट बहुत सेल किया, मेरा ना इंसेंटिव मिलते हैं मुझे, मैंने एक प्रोडक्ट है बहुत सेल कर दिया, तो जिस कंपनी से मैं ये प्रोडक्ट खरीदती हूँ वो मुझे एक बिजनेस ट्रिप दे देते हैं, फैमिली ट्रिप दे देते हैं. इज इट अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस? Yes, it is a perquisite. It's a perquisite. It's a benefit arising out of business. PGBP में section 28. Gifts from clients, benefit from clients, perquisites from clients will be taxable. Arising out of business will be taxable as business income under section 28. Question 20. एक second. 20 of KYC क्या रे? संस्कार 20 of KYC. तू नहीं आएगा, नहीं आया था, हो गया रहेगा, कर देती हूँ, रुको एक बार. 20 अनकम्यूटेड पेंशन, अयो अनकम्यूटेड मीन्स पीरियोडिक पेंशन, केवाइन करने का संस्कार, दिस इज पीरियोडिक पेंशन. अनकम्यूटेड पेंशन इज पीरियोडिक पेंशन.
Periodic pension is fully taxable. Okay, periodic pension is fully taxable. Yeah, done. So are all the queries? एक second, रुको फिर एक मिनट. So I'll just stop the recording here so I can just have a conversation with you all. ठीक है ना? Yes. So thank you the fast track students. आप problems कर लीजिए and get yourself well prepared for salary. Okay, thank you.